आज फिर एक बार स्वागत है दिल की बात प्रोग्राम में। मैं कई दिन से ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैं फिर से एक बार लेके आया हूँ दिल से बात आप सबके लिए। और आज हम बात करेंगे कि लोगों के अंदर एक भय है स्टॉक मार्केट को लेके। जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा मुझसे आज कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है कि हम एफडी में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो एफडी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इसको जानने की थोड़ी हम कोशिश करेंगे आज। एक्चुअल में दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो हमें बताया जाता है म्यूचुअल फंड के बारे में कि 15 साल का डाटा उठा के बता देते हैं कि 15% CAGR आ रहा है, 20% CAGR आ रहा है, करोड़ों में पैसे बन रहे हैं। लेकिन अगर 2025 का डाटा उठा के देखता है कोई, उस कंडीशन में वो म्यूचुअल फंड कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न के लिए। क्योंकि पैसा तो पैसा है, किसी का भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज हम समझेंगे कि एफडी क्या है। क्या एफडी में रिस्क नहीं होता? तो इस पे हम बात करेंगे डिटेल में आज। थोड़ा वीडियो लंबा होगा और आप लोग तसल्ली से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों, एफडी क्या है? किसी बैंक द्वारा पैसा आपसे लिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। कुछ बैंक 6%, कुछ बैंक 6.5%, कुछ 8% तक भी रिटर्न देते हैं। पर क्या वहाँ पे हमारा पैसा सेफ है? नहीं, वहाँ भी हमारा पैसा सेफ नहीं है। अब क्यों नहीं सेफ है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, मान लीजिए SBI ही है, एक बहुत बड़ा बैंक है और उस पर बहुत भरोसा है हमारे लोगों का। फिर भी वो बैंक जो हमसे पैसा लेती है, उस बैंक का क्या करती है, उस पैसे का क्या करती है? वो पैसा भी ऐसे तो अपने पास रखने से तो उसे वो हमें इंटरेस्ट देगी नहीं, क्योंकि पैसे रखने से तो बढ़ते नहीं हैं। तो हमसे पैसा लेती है कुछ इंटरेस्ट पे, ए इंटरेस्ट पे। मान लिया कि ए इंटरेस्ट पे उसने हमसे पैसा जमा कराया। वो हमें बोलती है कि साल भर में या 3 महीने में या 6 महीने में हम आपको ए इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेंगे, ए इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेंगे। अब बात ये आती है कि वो ए इंटरेस्ट देगा कहाँ से? तो वो हमारे पैसे को लेके एक सेकंड पर्सन जो उससे पैसे लेने आया हुआ होता है, उसे ए प्लस कुछ समथिंग इंटरेस्ट में पैसा वापस करती है। यही हमारे देश की बैंकिंग है। और एक्चुअल में इसी का नाम बैंकिंग है कि एक प्लेटफॉर्म जिसमें से पैसा एक से लिया जाता है उसे कुछ इंटरेस्ट देने के लिए, प्लस उसका पैसा जिसको ज़रूरत होती है लोन के रूप में दूसरे को दिया जाता है उसको देने के लिए। उसमें जितना इंटरेस्ट है तो उससे कुछ और इंटरेस्ट ऐड करके उससे रिटर्न लिया जाता है और उसका जो 3% का कमीशन होता है वो बैंक रखती है। इसी को बैंकिंग कहते हैं। आज के समय में बैंकिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे इंश्योरेंस लोग बेच रहे हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंकिंग के अंदर आ गई हैं। पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ एक से लेना दूसरे को देना, बीच का कमीशन ही बैंकिंग कहलाता था। अब बात आती है क्या बैंक, अब इसी में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 10 आदमी आए, उन्होंने पैसा किसी बैंक को दिया कि हमें इतने इंटरेस्ट चाहिए, और 10 उधर से 10 आदमियों लेने वाले भी आ गए कि हमें इतने चाहिए, तो दे दिया बैंक ने उन्हें। वो 100 रुपये की जो जमा राशि 100 रुपये लोन के रूप में दे दिया। अब अचानक से क्या होता है कि कभी कभी होता है, ऐसा हमारे इंडिया में कई बार ऐसा बैंकों के साथ हुआ भी है जिसमें बैंक फेल मार गए। उसमें क्या होता है कि वो 10 आदमी अचानक आ गए अपने पैसा वापस लेने के लिए, और जिसने लिया था उसमें से 2 आदमी डिफ़ॉल्ट कर गए कि वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि बैंकों के पास फंड की कमी हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि बैंक फेल मार गया। और हमारे देश में एक बैंक, अगर एक अफवाह भी उड़ जाए कि बैंक फेल मार गया, तो जितने डिपॉजिट करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे एक ही दिन में, 10 दिन में, 1 सप्ताह में, 1 महीने में अपने पैसे निकालने आ जाएंगे। और वहाँ पे बैंक बोल देगी कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। इस केस में क्या होता है, चूँकि बैंक सारी RBI गाइडलाइन के तहत काम करती है और RBI से अप्रूवल होता है। ऐसे कोई तो बैंक नहीं बना सकता। मैं तो ऐसे नहीं कोई बैंक खोल सकता कि
क्या कहते हैं, राहुल बैंक या कुछ भी बैंक, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता ना। तो जितनी भी होती है उसकी उसकी देख रेख आरबीआई कहती है, आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू होती है। अब उसमें पूरी मॉनिटरिंग रहती है। तो उसमें आरबीआई ने जब ये चीज़ें देखी तो एक इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलके एक रूल निकाली कि हम आपको 5 लाख तक इंश्योर्ड कर सकते हैं, इंश्योर्ड करेंगे। मतलब आप जो भी पैसा हमारे बैंक में आपका रहेगा उसमें मैक्सिमम हम बैंक फेल अगर करता है तो 5 लाख तक हम आपको वापस रिटर्न करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब कोई कहता है कि सबके मन में सवाल होता है कि मैंने तो 1 करोड़ जमा किए थे, तो बैंक कहती है 5 लाख, बस 5 लाख, मन नहीं 5 लाख, 2 करोड़, 5 लाख। फिर ये भी सवाल होता है कि मेरे 5 लाख हैं, हाँ तो 5 लाख तक आप ले जाइए, कोई इश्यू नहीं है। फिर ये भी एक सवाल उठता है कि सर मेरे 4 लाख है, नहीं उन्हें भी 5 लाख मिलेंगे क्या? तो नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें भी सिर्फ उन्होंने जितना पैसा जमा किया उतने ही रिटर्न मिलेंगे। अब बात ये आ जाती है कि फिर लोगों के दिमाग में दुनिया भर की संशय होते, तो लोग कई कई तरीके पैतरे आजमाते हैं। कुछ लोग 5-5 लाख की एफडी कर देते हैं कई बैंकों में। कुछ लोग अपने घर में 10 क्या कहते हैं कि 10 लोग हैं तो 10 लोग के नाम पे अकाउंट है, तो सबके नाम पे 5-5 लाख की एफडी कर देते हैं, जिससे उनका पैसा सेफ रहता है, उन्हें भी पता है। और इस प्रकार से ऐसे मतलब कि ऐसे चलते। फिर देखा ये जाता है, क्या कहते हैं कि अब बात करते हैं एफडी रिटर्न की, कि एफडी पे रिटर्न कैसे आते हैं। तो एफडी रिटर्न के लिए कुछ बैंक 6% से स्टार्ट करते हैं और कुछ 8% तक जाते हैं, 9% भी, 8.5% तक भी कभी कभी किसी किसी बैंक में रिटर्न मिल जाता है जो शो करता है हमें। तो अब क्या है कि अब जो बड़े बैंक हैं जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, इस पे लोगों की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, इस पर भरोसा ज़्यादा है कि ये कभी जाएंगे नहीं, ठीक है ना। अगर ये डूबे तो मतलब देश की इकोनॉमी डूबी, ऐसा कुछ उन मतलब कि लोगों के अंदर भावना है। तो अब हमारे पास आप आ रहे हैं तो बैंक वालों का भी कॉलर टाइट हो जाता है कि भाई हमारे पास आ रहे हैं, तो अब वो अपने तरफ से बोले भैया हम हमारे पास पैसा जमा करोगे और तुम ज़्यादा जमा करोगे, हमें पता है, तो हम आपको नहीं 6% ही इंटरेस्ट देंगे साल का, या 6.5% ही इंटरेस्ट देंगे। अगर आपको जमा करना है तो करो, नहीं तो आप जाके दूसरे बैंक में करो। लोग डर के मारे इन बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिनके पास पैसे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, जो क्या कहते हैं कि कम इंटरेस्ट से भी काम चला सकते हैं। अब 6.5% इंटरेस्ट मिलता है तो 6% तो महंगाई काट जाती है। जो ईयरली अपना इंडेक्स है महंगाई का इंडेक्स, वो 6% तो आता ही है मिनिमम रियल ग्राउंड पे। 4% तो ऐसे दिखाते हैं, लेकिन 6% का रियल ग्राउंड पे आता है। तो अब बात यह है कि 6% तो उसमें चले गए। अब 100 रुपये जमा किया किसी ने, किसी को 106 रुपये 50 पैसे मिले, 50 रुपये टैक्स में चले जाते हैं। तो मतलब बेरे के कुछ मिलता नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, तो फिर लोग बैंकों में, छोटे छोटे बैंकों में जाते हैं जो 8% तक इंटरेस्ट देते, 7.5% तक इंटरेस्ट देते, उसमें करते हैं। उसमें 55 लाख, क्योंकि सारी की सारी जो बैंक है वो आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू हैं, इसलिए अगर वो डूब भी जाती हैं तो 5 लाख तक का तो इंश्योर्ड रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे ही। इसलिए और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो क्या कहते हैं रिटर्न अच्छे देते हैं। बहुत सारे बैंक हैं जो अधिक इंटरेस्ट देते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, आरबीएल बैंक है, एस बैंक है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप इनमें एफडी, कई सारे ऐप हैं, आईएनडी मनी ऐप है, विंड ऐप है, इसके थ्रू आप एफडी इसमें करा सकते हैं। अब और क्या कहते हैं कि ये आपको अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए एफडी का, तो ये ऐप आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कुरियर भी कराते हैं बैंक के थ्रू। इसलिए आप 5 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स में कराते हैं तो पूरी तरह से सेफ माना जाता है। अगर बैंक फेल भी कर जाते हैं तो उसकी गवर्नमेंट एश्योर्ड करती है। अब ये तो बात हो गई कि एफडी क्या है। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में लोगों को डर क्यों लगता है। एक्चुअल में शेयर मार्केट बहुत पेशेंस का गेम है। बहुत पेशेंस और नॉलेज जिसके पास है वो शेयर मार्केट में जाए तो अच्छा है, नहीं तो शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लगाने चाहिए जितने की आपको ज़रूरत
ना पड़े आने वाले दिनों में। जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आप 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में डालिए, बाकी 5 लाख रुपए आप एफडी में रखिए, इमरजेंसी फंड्स के रूप में रखिए, ये आपके पास रहने चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि 50% आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई ज़रूरत हो सकती है तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया, घर में कुछ हो गया तो आप उसे कर सकते हैं। इसलिए आप आप अब अपने हिसाब से आप भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको अगर 10 लाख का फ़ंड है तो 3 लाख में भी आप एफडी या इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रख सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में इस समय लोग डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया है अभी, उसका मेन पर्पज़ यही है कि मेरा एक दोस्त मुझसे आज पूछ रहा था कि यार शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में मैंने पैसे लगा दिए यार, और भी पिछले कुछ दिन में, पिछले 3-4 महीने में सारे के सारे म्यूचुअल फंड के पैसे उसके माइनस में आ गए हैं। तो मेरे भी पैसे लगे हुए, मेरे तो माइनस में नहीं है लेकिन मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, और हम भी सोचते हैं, क्या कहते हैं, कि माइनस में कहीं आ ना जाए, क्योंकि हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करते रहते हैं। सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे ज़रूर लगाएं। ग्रो बैंक से ज़्यादा होता है, लेकिन वो टाइम टेकन है। अगर आपके पास 10 साल का व्यू है कि 10 साल तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, या 8 साल तक पैसे की ज़रूरत नहीं है, तभी इन सब चीज़ों में आएँ। अन्यथा आप छोटी छोटी एफडियाँ करें, 8% तक आपको रिटर्न मिल जाएंगे। और कोशिश करें कि ऐसे बैंकों में रिटर्न करें जिसमें 3 महीने में कंपाउंडिंग होता हो, क्योंकि कई बैंक ऐसे होते हैं तो एनुअल इंटरेस्ट देते हैं। जैसे कि एसबीआई का अभी 6.5% का एनुअल रिटर्न है, वो सीधे एनुअल रिटर्न पे 100 रुपये जमा किए तो आपको मिलेगा 106.5 रुपीज़ आफ्टर ईयर, या आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड। अब कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो 3 महीने में कंपाउंड कहते हैं। अब मान लीजिए कि उन्होंने 8% का इंटरेस्ट दिया 100 रुपये पे, तो 3 महीने में कुछ इंटरेस्ट बना, वो कंपाउंड हुआ, फिर उसके बाद जितने अमाउंट होंगे उस पर फिर अगले 3 महीने का 8% रिटर्न बनेगा, फिर टोटलाइज होकर फिर होगा। इससे आपको इंटरेस्ट रेट अधिक पड़ जाता है। 8% अगर कोई बैंक बोल रहा है तो 9% भी पड़ जाता है, वो इंटरेस्ट रेट 9.5% तक भी पड़ जाता है। तो इसलिए अब मार्केट की बात करते हैं कि इस समय मार्केट से डरे क्यों हैं। एक्चुअल में देखा ये गया कि कोरोना काल के बाद में बहुत सारे, मतलब कि म्यूचुअल फंड ने बेतहा इंटरेस्ट दिया 2024 तक। 2023 तक तो खास करके इतने इंटरेस्ट दिए कि 20-20%, 22-22%, कुछ के तो डबल हो गए एक साल में पैसे। डबल तो नहीं, 70 से 80% तक का रिटर्न भी आ गया लोगों का। तो अब बात ये करते हैं कि जब इतने पैसों को रिटर्न मिल रहा था तो कोई कहीं भी पैसे लगा रहा था तो पैसे बन रहे थे। अभी वो पीरियड 2024 से ख़त्म हो गया। 2024 में निफ्टी और सेंसेक्स का जो रिटर्न था वो लगभग 8% का था, और 2025 में वो अक्टूबर तक का जो काउंटिंग हुआ था, जो अक्टूबर तक का डाटा मिलता है, उसमें 10% का था। उसके बाद तो मार्केट और भी गिरी है, तो मैं कह नहीं सकता कि दिसंबर तक का डाटा क्या है, कितना परसेंट है, लेकिन ये है कि ना के बराबर रिटर्न है और रिस्क ज़्यादा है। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि हम स्विच करें एफडी में। एफडी उन्हीं लोगों के लिए बेटर है जिनके पास लो फंड है, कम फंड है, वो जाएं और एफडी करें। और जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, या एजेड लोग हैं, एज में आ गए हैं कि अब बस हो गया, बाकी मेरी तरह यंग हैं और समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। म्यूचुअल स्टॉक में, पर्सनली स्टॉक में तो पैसे लगाने के लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करता, और ट्रेडिंग करने के लिए मैं भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड हैं उस पर रिसर्च करें। एआई है, कुछ आप भी रिसर्च कर सकते हैं। कम से कम उसमें 8-10 साल के लिए पैसे बनाएं, पैसे लगाएं तो पैसे बनेंगे। आपको 10 साल के बाद एक ग्रोथ दिखेगी, एक कंपाउंड पैसा मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। और इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर दोनों बेहतर है, एफडी भी बेहतर है, स्टॉक मार्केट भी बेहतर है। डिपेंड ये करता है कि आप उसे यूज कैसे करते हो। तो आपके यूज के ऊपर वो
डिपेंड है, आप कितना एक्टिव हो उस चीज़ को लेके वो डिपेंड है। अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हो तो आप एसबीआई में जाओ, एचडीएफसी में जाओ, आईसीआईसीआई में जाओ, वहाँ लो इंटरेस्ट रेट की एफडी है और आपके पैसे बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। और अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, पैसे सेफ भी रखना चाहते हो, तो आप छोटे बैंकों में जाओ, 5-5 लाख के छोटे छोटे इन्वेस्ट करो एफडी के रूप में। वहाँ 8 से 7.5 से 8-9% तक एफडी के इंटरेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े एक्टिव हो, मार्केट से रिलेट करते हो, मार्केट को समझते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में जाओ। स्टार्टिंग में तुरंत जाके कभी भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, धीरे धीरे सीखना है, 2-4 साल समय देना है। 2-4 साल समय देने के बाद आप इतना जान जाओगे कि कम से कम आपके पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं डूबेंगे। स्टॉक में तो डूब सकते हैं, कभी भी डूब सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में कभी पैसे नहीं डूबेंगे। और कोशिश ये करो कि पैसे ऐसे फंड में लगाओ जो 15 से 20 साल पुराने हों, उनका CAGR अच्छा हो। क्योंकि 15 से 20 साल पुराने फंड का अगर CAGR देखोगे तो 2008 का क्रैश है, कोरोना काल का क्रैश है, 2012-15 का क्रैश है। ये सब क्रैश करने के बाद भी उनकी इंटरेस्ट अगर 15% 16% से ग्रो कर रही है तो फंड अच्छे हैं, ये मान के चलते हैं। क्योंकि उसने तो मंदी भी देखी है, इन्फ्लेशन देख ही रहे हैं। तो इसलिए जैसे मेरे दिमाग में एक फ़ंड है HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड। आप इसका ये 1995 में लॉन्च हुआ था 10 रुपये के वैल्यू से, और अभी इस फंड की अप्रॉक्स वैल्यू है 2500 अप्रॉक्स। मुझे कन्फर्मली याद नहीं है, लेकिन यही है। तो आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत दम है। इन्वेस्ट सही जगह करो, सही से करो, देखते रहो, उसको रीवेरीफाई करो कि हमने सही किया है या गलत किया है। उसके बाद आप देखोगे, समय दोगे तो 7 से 8 साल में, 10 साल में आपके पास अच्छे बैकअप होंगे। शायद आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओ अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट बुरी चीज़ नहीं है, बस उसे यूज़ करने का तरीका सही होना चाहिए। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि लोग सोने चांदी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं इस समय, क्योंकि रुपया इस समय कमज़ोर है, डॉलर कमज़ोर है। डॉलर कमज़ोर होने की वजह से गोल्ड का मार्केट चढ़ रहा है। सिल्वर की AI में ज़्यादा डिमांड है, मशीनरी में ज़्यादा डिमांड है, इसलिए सिल्वर के पीछे भी लोग भाग रहे हैं। कईयों के पैसे 2 गुने हो गए, 2.5 गुने हो गए। मेरे भी पैसे लगाए थे, अभी भी थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट है, मेरे भी पैसे बढ़े। लेकिन मैं जो सिल्वर या गोल्ड में पैसे रखता हूँ वो बस इसलिए रखता हूँ कि इन्हें रखना ही है, इन्हें बेचना ही नहीं है। 20% गिर जाए, 30% गिर जाए। अभी 2 दिन पहले 20% तक सिल्वर की मार्केट क्रैश हो गई थी, बहुतों ने बेच दिए थे। क्योंकि मैंने नहीं बेचा, मुझे बेचना ही नहीं है, मुझे ऐड करना है। मैं तो ऐड कर दिया उसमें, चलो 5,000 रुपये और ऐड कर देते हैं, 10,000 और कट कर देते हैं। जितना भी आपके पास कैपेबिलिटी है आप ऐड कर दो नीचे जाने पे, क्योंकि ये इंडिया ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा और आपका पैसा बनेगा। बस समय की बात है, आप किस समय इन्वेस्ट करते हो, कितना पेशेंस रखते हो। तो बस मैं जो समझाना चाह रहा था आपको समझा दिया। अब आप लोग की मर्ज़ी कि आप लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। हमारे तरफ से कोई भी आपको ऐसा नहीं बताया गया कि आप FD में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बाकी जाते जाते मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की वीडियोज़ आप और चाहते हैं तो कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी इस तरह की वीडियोज़ और लाता रहूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग का मार्गदर्शन हो सके मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके बेहाफ पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।